So hello guys, welcome back to this lecture series on British conquest of India. So पिछले लेक्चर्स में हम लोग बंगाल और मैसूर के बारे में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे मराठास के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग ये तो देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से मराठास को डिफीट किया और उनके एम्पायर पर अपना कब्जा जमाया। और साथ ही थोड़ा मराठास की हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे कि वो कब किस समय पावर में थे। क्योंकि जितने कम समय में इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तब जब मुगल बादशाह ऑलरेडी दिल्ली में बैठा था, वो भी औरंगजेब जैसे। तो इसके बारे में देखेंगे। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर। तो मराठास के एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था शिवाजी 1674। अब मराठा का एक इम्पोर्टेंट लीडर था शाहू एक्चुअली शिवाजी का पोता था। वो औरंगजेब की कैद में था 1689 से, बट औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 शाहू को भी रिलीज कर दिया। जिस समय शाहू औरंगजेब की कैद में था, उस समय तक मराठा एम्पायर का ध्यान रख रही थी ताराबाई। ताराबाई शिवाजी की कह सकते हैं बहू थी। तो जिस समय शाहू औरंगजेब की कैद में था, उस समय तक ताराबाई मराठा एम्पायर का ध्यान रख रही थी अपने बेटे के नाम, जिनको हम शिवाजी टू के नाम से जानते हैं। एक बार हम एक काम करते हैं, मराठा की लीनिएज के बारे में एक बार हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं शिवाजी से। शिवाजी के दो इंपॉर्टेंट, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजा राम। ताराबाई एक्चुअली राजा राम की वाइफ थी। इनका बेटा था राम राजा, इसको शिवाजी द सेकेंड। अब शाहू जो थे वो एक्चुअली संभाजी के बेटे। जब शाहू औरंगजेब की कैद से रिलीज हुए तो उनका स्ट्रगल हुआ ताराबाई के साथ, और इस स्ट्रगल में उनकी हेल्प करी बालाजी विश्वनाथ। तो शाहू जब औरंगजेब की कैद से रिलीज हुए थे 1707, उनका एक थोड़े पीरियड के लिए पावर स्ट्रगल चला था ताराबाई के साथ। इस पावर स्ट्रगल में शाहू की हेल्प करी थी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ काफी केपेबल लीडर थे और उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, मिलिट्री एबिलिटीज का इस्तेमाल करके शाहू को मराठा का रूलर बनाया। और इसके बाद शुरू होता है पेशवा डोमिनेशन। जो बाजीराव वन जो थे वो एक्चुअली बालाजी विश्वनाथ के बेटे। बाजीराव के बेटे थे बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहिब के नाम से भी जाना। ये नाना साहिब और नाना साहिब जिनके बारे में हम पढ़ते हैं रिपोर्ट ऑफ 1857 के दौरान, वो दोनों अलग। प्लीज आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। बालाजी बाजीराव नाम भी नाना साहिब है। तो बालाजी बाजीराव के जो बेटे थे वो है माधव राव, और बालाजी बाजीराव के भाई हैं रघुनाथ राव। माधव राव के भाई थे नारायण राव, और नारायण राव के बेटे हैं सवाई माधव राव। और रघुनाथ राव जो बालाजी बाजीराव के भाई हैं, उनके बेटे थे बाजीराव सेकंड। तो आई होप आपको ये लीनिएज क्लियर हो गई होगी। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये नाम काफ़ी हैं, वरना डायनेस्टी में जाने के बाद नाम तो जितने पढ़ो आप वो कम है। तो फिलहाल अपने आप को सिलेबस के साथ लिमिट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई। तो शाहू जब रिलीज हुए थे, उनको बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प करी ताराबाई को सामना करके रूलर बनने में मराठा एम्पायर के। और वो रूलर बनने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने चौथ और सरदेशमुखी डेक्कन एरिया की हासिल करी जुल्फिकार खान से 1711 के समय। और ये जो चौथ और सरदेशमुखी थे, ये दोनों टैक्सेस हुआ करते थे। चौथ 25% ऑफ द आउटपुट और सरदेशमुखी वॉज 10% अलग से चौथ के अलावा। तो ये दो टैक्सेस इन्होंने चार्ज करे, और इस टैक्स के थ्रू जो मराठास थे, जो रूलर थे शाहू और बालाजी विश्वनाथ, अपनी पावर बढ़ा पाए। काफ़ी सारे सरदार उनको लुकअप करते थे, उनके आसपास रहते थे ताकि उनसे फेवर्स उनको मिल सकें। तो इस तरह से बालाजी विश्वनाथ की पावर बढ़ी। और जब मराठा एम्पायर इतनी स्ट्रांग हो गई थी, उन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प करी थी फारूक सियार को कुर्सी से हटाने में। सैयद ब्रदर्स, जिनको हिस्ट्री में किंग मेकर बोला जाता है, उनके पास मराठास में बालाजी विश्वनाथ की पावर साथ में थी। और इनफैक्ट जो ये पावर स्ट्रगल हुआ था दिल्ली में, उसको देखने के बाद ही मराठास के अंदर ये एस्पिरेशन जागा था कि वो मुगल्स के बाद खुद दिल्ली की गद्दी को अपना बना सकें। तो बालाजी विश्वनाथ की क्या डेथ हो गई 1720 में, और फिर उनके बेटे बाजीराव वन, जो उस समय से 20 साल के थे,
वो पावर में आए, वो अगले पेशवा बने और 1740 तक उन्होंने अपनी मराठा एम्पायर को मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक पहुंचा दिया था। इनफैक्ट जो मराठा फैमिलीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, गायकवाड़, होलकर्स, सिंधिया और भोसले, वो लोग भी इसी समय पावर में आए थे। बाजीराव वन ने 1733 में पोर्चुगीज से लड़ाई के दौरान सल्सिट और बसीन की टेरिटरीज भी अपने कब्जे में कर ली थी। बट 1740 में बाजीराव की डेथ के बाद मराठास की एम्पायर एक्सपैंड तो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बट वो एम्पायर कंसोलिडेटेड नहीं थी। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी ने काम नहीं किया था, वहाँ की रेवेन्यू जनरेशन पे किसी ने काम नहीं किया था। तो इस सब के बीच बाजीराव का बेटा था बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अगले पेशवा बने और इन्हीं के रूल के दौरान जो किंग शाहू थे, जो शिवाजी के पोते हैं, उनकी भी 1749 में डेथ हो गई थी। बालाजी बाजीराव भी अपने फादर की तरह काफी केपेबल थे और उन्होंने अपनी एम्पायर जो मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक एक्सपैंड हो चुकी थी, उन्होंने इस एम्पायर को, पूरी मराठा एम्पायर को कंसोलिडेट करने में अपना पूरा एफर्ट, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अपने बेटे की और अपने कजन की डेथ के बारे में सुन के इनकी भी डेथ हो गई थी 1760। खैर मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को हम लोग अलग से कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट तक अपने आप को लिमिट करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि 1761 में बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई थी और मराठा एम्पायर काफी बिखर गई थी। लेकिन बालाजी बाजीराव के एक और बेटे थे माधवराव, वो भी बहुत टैलेंटेड थे और सिर्फ 17 साल की उम्र में 1761 में वो पेशवा बन गए थे अपने फादर और अपने बड़े ब्रदर की डेथ के बाद। और सिर्फ 11 साल के थोड़े से पीरियड में उन्होंने अपने एम्पायर को वापस से खड़ा किया। ये माधव राव का और हैदर अली का भी काफी टकराव और मुठभेड़ रहती थी इनके बीच। हमने अपनी मैसूर वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो मराठास ने हैदर अली को अटैक किया था 1771 में, और ब्रिटिशर्स ने हैदर अली की हेल्प नहीं करी थी, तो फिर अगला एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया था। तो एक्चुअली माधव राव के टेन्योर के दौरान ही हुआ था। बट माधव राव की डेथ के बाद 1772 में मराठा एम्पायर में गद्दी के लिए आपस में लड़ाई होनी शुरू, और ये सेटअप था बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स के लिए फायदेमंद रहा। और यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट मराठा एम्पायर में, और फिर स्टार्ट हुए थे एंग्लो मराठा वॉर्स। अब मराठा एम्पायर का स्टेटस ये था कि बालाजी बाजीराव के ब्रदर रघुनाथ राव एक तरफ थे और माधव राव का ब्रदर नारायण राव दूसरी तरफ। 1773 में नारायण राव को मार दिया गया, बट नारायण राव का जो बेटा था सवाई माधव राव, जिसका नाम रखा गया, उनके मरने के बाद पैदा हुआ, उसको लीडर बनाने के लिए सपोर्ट किया नाना फडणवीस ने। अब रघुनाथ राव को प्रॉब्लम हुई इस बात से। रघुनाथ राव चाहता था खुद रूलर बनना, और ज्यादातर लोग जो जो रीजेंट्स थे वो चाह रहे थे सवाई माधव राव को रूलर बना के एज रीजेंट्स खुद रूल करना, जिनमें नाना फडणवीस का नाम सबसे बड़ा था। अब ये चाचा और भतीजे के बीच में लड़ाई छिड़ी और रघुनाथ राव फ्रस्ट्रेट होके गया सीधा ब्रिटिशर्स के पास उनकी हेल्प मांगने के लिए, ताकि वो मराठा एम्पायर को रूल कर सके। अब ब्रिटिशर्स को तो यहाँ पे अपना ट्रेड इंप्रूव करना था, उनके टेरिटोरियल एम्बिशन हम लोग बंगाल के कॉन्क्वेस्ट में देख ही चुके हैं कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे, और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई था कि अब हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इजीली अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मराठा जब उनके पास आए तो उन्होंने ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत से ये लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके एक और ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ पुराना। ट्रीटी ऑफ पुरांदा को नाना फडणवीस ने वायलेट कर दिया था, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, और फ्रांस को एक वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट दे दिया था। बस इससे ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने अटैक कर दिया मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर ने अंडर महादजी सिंधिया बहुत अच्छे से रेजिस्ट किया ब्रिटिशर्स को, बट इवेंचुअली ब्रिटिशर्स की जीत हुई और ट्रीटी ऑफ सालबाय साइन हुई ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में 1782 में। और अगले 20 साल तक इनके बीच में शांति बनी रही, और 20 साल बाद फिर दूसरी जंग छिड़ी। ट्रीटी ऑफ सालबाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सल्सेट जो कि पोर्चुगीज से इन्होंने जीता था मराठास ने, वो इंग्लिश के पास रहेगा, ये डिसाइड हो गया था, और बसीन जो है वो मराठास के पास ही रहेगा। तो सल्सेट ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा और बसीन मराठास के पास रखा। मराठास ने डिमांड करी कि रघुनाथ राव को ब्रिटिशर्स कोई सपोर्ट नहीं देंगे, उसे कोई असिस्टेंस नहीं देंगे, और जो पेशवा होगा वही उसको एक मेंटेनेंस अलाउंस दे।
क्योंकि रघुनाथ राव ही गया था ना ब्रिटिशर्स के पास हेल्प मांगने के। हैदर अली का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि हैदर अली और मराठास के हमने देखा था काफी अनबन रहती थी। तो हैदर अली का इसमें एंगल ये था कि वो नवाब ऑफ फरकोट और इंग्लिश जितनी उसने टेरिटरी ली थी वो रिटर्न कर देगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रिटिशर्स को उनको ट्रेड प्रिविलेजेस वापस चाहिए थे जैसे उनके पास पहले से थे। तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेड प्रिविलेजेस को वापस रिस्टोर करवा लिया। पेशवा से कह दिया कि वो किसी और यूरोपियन से डील नहीं कर सकता, किसी और यूरोपियन के साथ वो कोई ट्रेड डील या कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता। और महजी सिंधिया जिन्होंने काफी टफ कंपटीशन दिया था ब्रिटिशर्स को फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, उनको बना दिया गया गारंटर कि जितने भी टर्म्स एंड ट्रीटी के वो फॉलो हुए। इस ट्रीटी के तहत 20 साल ठीक से गुजरे, बट अब क्या हुआ, सवाई माधवराव जो थे उन्होंने 1775 में सुसाइड कर दिया और रघुनाथ राव का एक बेटा था बाजीराव टू, वो बन गया पेशवा। ये बाजीराव सेकंड जो था ये बहुत केपेबल नहीं था, तो खैर वो अगला पेशवा बन गया। और नाना फडणीस जो सवाई माधवराव के रीजेंट थे उनको बाजीराव टू से बड़ी प्रॉब्लम थी। बट बाजीराव टू ने क्या किया, उसने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर ली ब्रिटिशर्स के साथ 1802। और अब ब्रिटिशर्स को एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि वो फिर से मराठा एम्पायर में दखल अंदाजी दें और पावर को बढ़ाएं। और ब्रिटिशर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया। उन्होंने मराठा के जितने भी सरदार थे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, इन सबको उन्होंने अलग अलग हरा दिया एक साथ। इन सबको अलग अलग बैटल्स में हराया और सबके साथ अलग अलग ट्रीटी साइन करी गई और इन सबको अपना वसल्स बना के छोड़ दिया कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते हैं, उनकी खुद की कोई ऑटोनॉमी। ट्रीटी ऑफ बसीन के कुछ टर्म्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पेशवा ने अग्री किया कि कंपनी की एक आर्मी जो है उसके टेरिटरी में स्टेशन करी जाएगी और कंपनी जो है उसको मराठा एम्पायर से इतनी टेरिटरी दी जाए ताकि हर साल 26 लाख रुपए उनके जनरेट हो ब्रिटिशर्स के लिए। सूरत को सरेंडर करवा लिया और निजाम की जितनी भी टेरिटरी थी उनसे जितना भी चौथ वसूला जाता था वो सब मराठा से माफ करवा दिया कि अब से वो चौथ नहीं वसूलेंगे निजाम की टेरिटरी से। और कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है इनके आपसी मतभेद में तो उसे मराठा सरकार, तो वो कंपनी का डिसीजन फाइनल होगा। और जो पेशवा था वो किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता था जिसकी इंग्लिश के साथ नहीं बनती। और पेशवा किसी और फॉरेन रूलर से, किसी और स्टेट के रूलर से विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया वो रिलेशन मेंटेन नहीं करेगा जब तक इंग्लिश से सलाह मशवरा नहीं किया जाता। तो ट्रीटी ऑफ बसीन से ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ। वो अपने ट्रूप्स परमानेंटली मराठा एम्पायर में स्टेशन कर चुके थे, इनसे उनकी स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा फायदा होता। और इससे पहले ऑलरेडी ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो मैसूर में, लखनऊ में, हैदराबाद में मौजूद थे। पूना में आने के बाद भी उनका काफी इवन स्प्रेड हो गया था, वो इंडिया के काफी ज्यादा कोनों में अपने ट्रूप्स को स्टेशन कर चुके थे। अब वहां के वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इससे ऑब्वियसली वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, अपनी टेरिटरी भी एक्सपैंड कर रहे थे और इसमें इवेंचुअली उनको ट्रेड में मदद मिल रही थी और वो पॉलिसीज उस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते थे जिससे उनको फायदा हो हर तरीके से। लेकिन अब क्या हुआ, इस ट्रीटी से मराठा सरदार जो थे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। और दूसरी तरफ 1813 में चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के ट्रेड में, सिवाय चाय के अलावा बाकी सब ने उसको खत्म कर दिया। तो अब ब्रिटिशर्स को चाहिए थी और ज्यादा मार्केट अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। और इस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ही वाज एन इंपीरियलिस्ट और ये चाहते थे ब्रिटिशर्स का जितना ज्यादा फायदा हो वो करें। अब ये चार्टर एक्ट 1813 के आने के बाद जो कंपनी के ऊपर लिमिटेशंस आ गए थे ट्रेड में, और साथ ही मराठा टेरिटरी में रहते थे पिंडारी। पिंडारी उसके साथ सीन ये था कि लोगों के पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो ये लूट मचाते थे, ये आसपास की टेरिटरीज में घुस के वहां पे लूट करते थे। तो ये जो पिंडारी का बिहेवियर था इससे ब्रिटिशर्स हो गए परेशान और अपना मार्केट बढ़ाने के लिए, ये लूटपाट कम करने के लिए मराठास ने इस लूटपाट करने के लिए ब्रिटिशर, तो चार्टर एक्ट के आने के बाद 1830 में इनकी मार्केट कम हो गई थी। पिंडारिस की हरकतों से जो टेरिटरी में घुस घुस के आसपास की ये लूट मचाते थे उससे भी इंग्लिश परेशान थे। मराठा लीडर्स कई सारे ट्रीटी ऑफ बसीन के टर्म्स एंड कंडीशन से नाखुश थे, तो इन मराठा लीडर्स ने फाइनली ट्राई किया बाजीराव सेकंड के अंडर 1817 में कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर करते हैं और उनको हराते हैं और यहाँ से उनके रूल को एलिमिनेट करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करते हैं और अपने वापस से अपने मराठा जैसे पहले थे वैसे ही रहे।
बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब का मराठा एम्पायर और पहले के जो मराठे थे उनमें फर्क आ चुका था। बेसिकली मेजर फर्क पड़ा था वो लीडरशिप का पड़ा था। बाजीराव टू इतना केपेबल नहीं था कि एक बड़ी आर्मी को लीड कर सके, और बस ब्रिटिशर्स ने बहुत इजीली मराठास को हरा दिया, और इस बैटल के बाद पेशवा का जो सिस्टम था उसको एक्सटिंग्विश किया। द हाउस ऑफ द पेशवा वाज फाइनली एबॉलिश्ड। ब्रिटिशर्स तंग आ चुके थे बार बार की लड़ाई झगड़े से, तो उन्होंने एक बार फाइनली इसको खत्म किया।